वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट हो जाती है 18 जुलाई। तो 18 जुलाई के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो न्यूज में चल रहे हैं। सबसे पहले, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये ग्रुप पीडीएफ चाहिए तो आप इन नंबर्स को ले सकते हो। और एक बहुत कॉमन सा डाउट मैंने देखा है, कमेंट बॉक्स में आता है कि क्या मैम ये पढ़ लें तो इनफ होगा या हमें और कुछ तो नहीं पढ़ना। तो देखो यार, आप लोग डेली वाले करंट अफेयर जरूर फॉलो करो, लेकिन साथ साथ जो मैं यहाँ पर एक और करंट अफेयर अपलोड करती हूँ वो है वीकली। वो भी आपको मिलते रहते हैं, पहले हफ्ते के अपलोड हो चुके हैं, दूसरे हफ्ते की भी एक या कल तक अपलोड हो जाएंगे। तो आप सब लोग एक तो डेली फॉलो करेंगे और अपनी रिवीजन करोगे वीकली वाले में, क्योंकि हफ्ते भर हफ्ते में आता है तो हफ्ते में तो आधा पौना घंटा निकालना कोई मुश्किल बात भी नहीं है ना। तो आप क्या करोगे कि हफ्ते में एक बार इसको भी पढ़ोगे और फिर जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा आप क्या स्टार्ट करने वाले हो, मंथली। मंथली हमारे मेन चैनल पे आता ही है, एक बार उसको रिवाइज। इस तरीके से आप पूरा रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाओगे। आपके करंट अफेयर डेली, वीकली, मंथली तीनों कर लोगे तो आपका कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होगा जो छूटेगा। उससे फायदा ये होगा कि आपका करंट अफेयर ऐसा तैयार हो जाएगा जो अभी आगे आने वाले आरएएस या किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करो, हर एग्जाम के लिए आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। समझे सब लोग? तो ये एक स्ट्रैटेजी अपनाओ सभी लोग। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि यार ऐसा कोशिश करो कि सब लोग ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम करो। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि सिर्फ डेली पढ़ेंगे तो हो जाएगा। देखो यार, रिवीजन की भी तो जरूरत होती है ना यार, रिवीजन करना भी तो उतना ही जरूरी है। तो रिवीजन करो साथ साथ, ठीक है ना। कोशिश करो कि आप ऐसे ही निपटा सको चीजें। चलो, ये कंप्लीट करना। चलो भाई, आज का स्टार्ट कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल्स को। विट्ठल टेम्पल, विट्ठल बहुत ही फेमस है, विट्ठल स्वामी। फिर है 81 के बॉम्ब्स। अगला है विश्व में चुनाव निकायों का संघ। कार्बन के ऊपर यहाँ पर पेरोविस्काइट सोलर सेल। फिर है नॉन फंजिबल टोकन्स, अमृत भारत स्टेशन। अच्छे आर्टिकल्स हैं, शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया क्लास रहेगी, सब लोग बहुत एक्टिवली आकर के पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम लोग हम्पी। क्यों? क्योंकि अब मीटिंग हो रही है वहां पर। G20 की अध्यक्षता में तीसरी शेरपा की मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। और वो तीसरी शेरपा की मीटिंग हम लोग हम्पी में करने वाले हैं, जो कि कर्नाटक में बना हुआ है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो उसी को हम शुरुआत करेंगे। हम्पी। अब तो देखो, शेरपा पता है ना भाई सबको? हाँ भाई, पता है ना सबको शेरपा? शेरपा अमिताभ कांत है इस समय, जो कि भारत में क्या काम देख रहे हैं, ये पूरा जोड़ रही हैं भारत को। ये फाइनेंसेस के अलावा हमारे जो सारे काम होते हैं ये उसको देख रहे हैं। तो ये शेरपा टर्म इसी के लिए आता है। तो अभी यहाँ पर भारत में शेरपा की मीटिंग हो रही है, तीसरी मीटिंग हुई है G20 की। और अगर मैं बात करूं हम्पी, हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स में आएंगे, ये फैक्ट्स प्रीलिम्स में आएंगे। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि बहुत पुराने अपनी सिग्निफिकेंस के लिए जानी जाती है, जो कि एक समय में विजयनगर की कैपिटल भी हुआ करती थी, जो कि भारत का, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। और यहाँ पे तुंगभद्रा नदी जो है फ्लो करती है। तुंगभद्रा किस में जाकर के मिलती है? ये किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर की, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमें अशोका के रॉक एडिक्ट्स जो होते हैं ना, शिलालेख, वो भी यहाँ पे मिलते हैं। हम्पी जो है यहाँ पर चालुक्य, होयसाला, विजयनगर इन सब के कंट्रोल में रह चुका है। कृष्ण देव राय जो है तुलवा डायनेस्टी के, उनके समय में हम्पी ने बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से अपने आप को बढ़ाया है। हिंदू लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है यहाँ पर। जो है पर्शिया, पोर्चुगल, यहाँ से खूब ट्रेडर्स आए थे, खूब से यहाँ पर मुस्लिम जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, वो यहाँ पर चाहते थे कि हम लोग यहाँ पर कब्जा कर सकें। ठीक है भाई।
तो इस प्रकार से ये हम्पी जो है वो यहाँ पे जाना जाता है। हम्पी या विजयनगर जो है बैटल ऑफ तलीकोटा, राक्षसी तांगड़ी बैटल कहा जाता है, उसकी वजह से काफी तबाह हो गया था। और इस पूरे एरिया में बहुत से बड़े बड़े मंदिर बने हैं, महल बाजार ये सब चीजें बनी हुई हैं। यहाँ पे एक बहुत फेमस सा मंदिर है हम्पी में जिसका नाम है विरूपाक्षा, विट्ठल, लोटस महल, क्वींस बाथ और एलिफेंट स्टेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से विरूपाक्षा एंड विट्ठल टेम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको लर्न करना है। इसके अंदर यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर से ना जो तरीके से यहाँ पर ना तैयारियां की गई हैं, रामायण और महाभारत के बहुत ही पुरानी प्राचीन चीजों को, सभ्यताओं को, आइकन्स को, ग्राफ को यहाँ पे दर्शाया गया है। वही मैं अगर बात करूं विट्ठल टेम्पल की, तो विट्ठल टेम्पल जो है बहुत ही फेमस है, जो कि अपनी रथ के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। पत्थर के रथ यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर कृष्ण देव राय सेकंड जो है, द्वितीय सेकंड, उनके दौरान यहाँ पे इसको बनाया गया था। इसे जो है श्री विजय विट्ठल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विष्णु जी को डेडिकेटेड है, विष्णु जी को समर्पित है। जितने भी फैक्ट्स आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ये सारे फैक्ट्स आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, क्योंकि यूपीएससी हमेशा कभी ना कभी एक मंदिर के ऊपर, एक टेम्पल के ऊपर कोई ना कोई सवाल जरूर करती है। इसको द्राविडियन, क्योंकि जितने भी यहाँ पर साउथ इंडिया के टेम्पल्स बने हुए हैं वो द्राविड शैली में बनाए गए हैं टेम्पल्स में। और यहाँ पर जो है मंडप, जो है मंडप या मंटप जो है वो रखा गया है, सारा कुछ स्टोन से कार्विंग्स करके बनाया गया है। वही अगर मैं बात करूं विजयनगर एम्पायर की, आप सभी लोग जानते हैं विजयनगर एम्पायर को, सुना हुआ है सभी लोगों ने कि विजयनगर एम्पायर हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया। इसका नाम पहले विजयनगर नहीं था, बाद में नाम विजयनगर पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जीत गया था, ये पूरा एरिया जीत लिया गया, तो इसीलिए इसको विजयनगर एम्पायर कहा जाता है। संगमा डायनेस्टी के 1336 में, और 1664 तक, 1646 तक चला है, जब यहाँ पर अब बैटल ऑफ तलीकोटा होती है, जिसे हम कहते हैं राक्षसी तांगड़ी बैटल। ये यूपीएससी सीएपीएफ में सवाल आ चुका है। तो राक्षसी तांगड़ी बैटल के बाद इसका जो है सर्वनाश या विनाश होना शुरू होता, उससे पहले सब सही था। इसकी कैपिटल विजयनगर पेनुकोंडा चंद्रगिरी ये रखी गई थी, चेंज की गई थी। ठीक है, विजयनगर के अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, देखो विजयनगर एम्पायर आपने पूरा हिस्ट्री में पढ़ा, और विजयनगर की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, आप बोर हो जाओगे, विजयनगर की हिस्ट्री खत्म नहीं होगी भैया, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतना लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो भाई मेरा तो यही आपसे कहना है, आप क्या करो, आप सभी लोग जितनी जितनी डायनेस्टी है ना उन सबको पढ़ के जाओ, और उन डायनेस्टीज के जो फाउंडर है उनके नाम पढ़ के जाओ, ये जरूर करके जाना। और कुछ जो आर्किटेक्चर और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो बता ही रही हूँ, वो लिख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो हर एक चीज के ऊपर हेड करते थे, चाहे नागरिक हो, सैन्य हो, न्यायिक मामले हो, तो ये सब कुछ था। और उस समय जो पूरा राजा का जो राज्य था उसको प्रांतों में विभाजित किया गया था, और उसको कहते हैं प्रोविंस। और प्रोविंस को उस समय कहते थे वो लोग प्रांत या राज्य। और हर राज्य या प्रांत में एक वाइसराय या नायक बनाया गया था, जो उसी फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, उन्हीं शाही परिवार का एक सदस्य। और वो जो वाइसराय था, या आप कह लो नायक, वो नायक जो है सारी चीजों को संभाला करता था वहां पर। उसके हाथ में किस किस चीज की पावर हुआ करती थी? उसके पास सारी जो है सिविल, मिलिट्री, जुडिशरी, ये सारी पावर हुआ करती थी। ठीक है, और वो जो है सारा कुछ यहाँ पर सरकार को सबमिट किया करता था, कि भाई कितनी आय आई है, कितना व्यय हुआ है, उन सब का लेखा जोखा सरकार को सबमिट करता था। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट आर्टिकल। हम्पी न्यूज में था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की क्लास में दे दूं हम्पी के ऊपर, वो सही है, क्योंकि हम्पी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत न्यूज में रहता है। ये एंशंट हिस्ट्री में यूपीएससी या जितने भी एग्जाम्स लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उनका फेवरेट है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, हम्पी के बारे में पूरा जितना बताया है वो लिखना यहाँ पर। और विरूपाक्षा जो मंदिर है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अच्छा, विरूपाक्षा जो मंदिर है ना, ये भी शिव जी को डेडिकेटेड, और किसने बनाया था?
ये बनाया था देवराय सेकंड। कौन थे ये भी? ये भी विजयनगर एम्पायर से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल आप लोगों को लर्न करना है, बेहद जरूरी है ये पूरा पढ़ना। हो जाएगा लर्न सबको ये चीज? ठीक है, चलो ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। तो हम्पी कर लेना भाई अपना कंप्लीट इस तरीके से ही। और हम्पी के बाद जो है आपसे अगला जो है पूरा आर्टिकल वो आता है AT1 बॉन्ड। AT1 के बॉन्ड्स जो तैयार किए जाते हैं, ये हमारी आरबीआई तैयार करती है। ठीक है, अभी AT1 बॉन्ड्स क्या है? ये आरबीआई यहाँ पर आने वाले सप्ताह के लिए 10,000 करोड़ रुपए के AT1 बॉन्ड लाएगी। AT1 बॉन्ड होते हैं जो कि यहाँ पर स्थाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमारी मुख्य जो पूंजी का आधार होता है उसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है? मुख्य पूंजी आधार को बेहतर बनाने के लिए अलग से एक AT1 के बॉन्ड्स निकाले जाते हैं, जिसके अंदर एक कॉल का ऑप्शन होता है। आप विभिन्न जो भी बैंक वगैरह होते हैं उनसे आप कोई भी यहाँ पर खरीद सकते हो। 2008 में इसको शुरू किया गया था। AT1 के बॉन्ड 10,000 करोड़ के बॉन्ड यहाँ पे लिखे जाएंगे, जिससे बैंक इसको खरीद सकते हैं। और ये बैंक जो है वो अपना यहाँ पर अच्छा खासा पैसा खुद के पास रखेंगे और उसके बाद फिर आगे इसको ले सकते हैं। इसकी अच्छी खासी एक आप मतलब कि आप कह रहे हो ये बॉन्ड एक तरीके से कंपनी के लिए, कंपनी द्वारा जो है वो एक तरीके से ऋण के रूप में लिए गए हैं। आप बैंक जाने की जगह इन बॉन्ड को खरीद लोगे, जैसे आप गोल्ड खरीदते हो, फिजिकल गोल्ड आप खरीद सकते हो या किसी भी प्रकार का आप गोल्ड ले सकते हो। तो ये सब चीजें इसमें अलाउ की जाती है। तो बॉन्ड भी वही चीज होती है, बॉन्ड का अर्थ भी वही होता है कि आप यहाँ पर पूरा एक फिजिकली आपके पास पैसा ना हो के वो एक बॉन्ड रखा हुआ होता है, आप पैसे की जगह वो बॉन्ड खरीद लेते हो और वो आप अपने पास रखते हो। ठीक है भाई, तो ये आरबीआई जो है AT1 करके एक बॉन्ड यहाँ पे स्थापित करता है और ये 10,000 करोड़ के बॉन्ड है। आप ये इसका अगर जब प्राइस बढ़ेगा तो फायदा ही होगा। तो अगर आप लोगों में से कोई चाहे तो इन बॉन्ड्स को खरीद भी सकता है, कोई चाहे तो। समझे भाई? AT1 बॉन्ड्स तो आरबीआई निकालती है इसको। प्राइवेट भी जा सकते हैं, थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट रेट कई बार हाई होता है। तो ये एक्सचेंज मार्केट में पूरा एक तैयार किया हुआ एक सिस्टम है। ठीक है, अगला आता है भाई यहाँ पर एक मीटिंग हुई है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन। अब देखो, वर्ल्ड में जितने भी इलेक्शन बॉडीज हैं उनकी एक अलग से मीटिंग रखी गई है और भारत में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि भारत के तो वही हेड है। और ये जो पूरी बॉडी है जो कि इलेक्शंस को देखती है, इसके हेडक्वार्टर्स है सोल, साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ कोरिया, सॉरी सॉरी, सोल साउथ कोरिया में 2013 में बनाया गया था। इस बार इसकी जो मीटिंग हुई है उसका विषय है अ ग्लोबल व्यू ऑन द चैलेंज ऑफ रीजनल इलेक्शंस 2023। तो यहाँ पर पूरा एक व्यू तैयार किया गया 2023 के इलेक्शंस पर, जो कि पूरे वर्ल्ड में इलेक्शंस के ऊपर क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उन सबको एक पूरा तैयार करती है। इसमें आज के समय में इंडिया भी मेंबर है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर मेंबर जाते हैं। और इसमें 119 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज भी आती हैं। और इंडिया में इसके जो है रीजनल ऑफिस बनाया गया है दिल्ली के अंदर, ताकि सारी चीजों को रिसर्च वगैरह उन सब चीजों को शेयर किया जा सके। ठीक है, तो याद रखना भाई इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इम्पोर्टेंट कि यहाँ भाग लिया है हमारे राजीव कुमार ने, हेड ने, ये नहीं पूछता। पूछेगा ये दो, ये तीन चीजें जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स लिखे हैं ना, आप नोट्स भी बना रहे हो ना जब, तो नोट्स बनाते समय इन 3 बातों का दिमाग में रखना है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में एकदम फिट रखने हैं कि अच्छा ये चीजें इसमें आ रही है। ठीक है, तो ये है आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। बाकी इसका मेंस में नहीं है, मेंस में तो ये पूछेगा भाई कि इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन की त्रुटियां बताओ, चैलेंजेस बताओ, कमियां बताओ, वो सब का। ठीक है, चौथा आर्टिकल है भाई कार्बन बेस्ड एक सोलर सेल है, पेरोक्साइड सोलर सेल्स, लो कॉस्ट पे कार्बन निकाला गया है। अब क्या है, ये असल में इंडिया में डेवलप किया गया है, जो कि आगे चल के सोलर सेल्स में हमें हेल्प करेगा। और ये बहुत ही लो कॉस्ट पे निकाले गए हैं
और इसमें कार्बन का जो है वो अच्छा खासा रहेगा। इंडिया के साइंटिस्ट ने इसको बनाया है, लेकिन बहुत कम लागत पे। क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम जो है 2050 तक रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत, मतलब उस पर फोकस करेंगे। तो उसी का एक पार्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इसका सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो सोलर एनर्जी के लिए यहाँ पर एक सेल है, नाम याद रखना भाई, पेरोक्सवाइट सोलर सेल, जो कि इंडिया ने बनाया है। आगे का फ्यूचर यही होगा। ठीक है भाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये टाइम के साथ, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम ये आती है इसमें कि टाइम के साथ ये डिग्रेड होते जाते हैं। टाइम के साथ इनकी जो वैल्यू होती है, इसके अंदर लाइट, हवा, मॉइस्चर आने की वजह से इनकी वैल्यू डिग्रेड हो जाती है। थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन, कहते हैं ना भाई, लंबे सालों साल तक चले, वो सालों साल तक चलने का इस हिसाब थोड़ा कम है इसका। कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा ये चीज जो है, एक बात है इसके अंदर, बस ये याद रखना, पेरोक्साइड सेल्स के ऊपर इससे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई। बाकी इसकी समस्याएं हैं ये वाली थोड़ी सी जो मैंने आपको बताई है। कार्बन बेस्ड पेरोक्साइड सेल जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो कर रहा है, हमें थोड़ा सा इसको अच्छे से, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको बनाने की कॉस्ट कम हो गई है। लेकिन ये थोड़ा सा ह्यूमिडिटी हो जाती है, जब आर्द्रता हो जाती है, तो वहां पर थोड़ा संवेदनशील हो जाता है, थोड़ा वहां पे सही नहीं कर पाता। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पर। इसके लिए इसके लिए सरकार ने MAPI, मिथाइल अमोनियम लेड आयोडाइड जो है उसको यहाँ पर बनाया है, ताकि इसमें जोड़ करके इसको एक नया रूप तैयार करके दिया जा सके। ठीक है भाई। अब आप सोचेंगे कि ये पेरोक्विसाइट क्या चीज है। पेरोक्विसाइट जो है एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड जैसा, TiO2 जैसा काम करता है, जिसको पहली बार रशिया के यूराल माउंटेन्स में खोजा गया था। इसकी जो उत्पत्ति है वो वहां से देखने को मिलती है, लेव पेरोस्की ने। तभी पेरोक्सोवाइट नाम पड़ गया इसका, क्योंकि पर्सन ने खोजा था ना इसको। तो यहाँ पर बहुत सारे बड़ी संख्या के तत्वों को एक साथ जोड़ करके पेरोक्साइड को बनाया जाता है, और काफी फ्लेक्सिबल होता है। इसकी कॉम्पोजिशन काफी फ्लेक्सिबल होती है, और इसी की वजह से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी अच्छी होने की वजह से इसको काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है आज के समय में। ये इंडियन साइंटिस्ट रशिया से मंगवा करके इसका काफी हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको यूजेज में ला रहे हैं, ताकि इसका नया वर्जन, एक बेटर वर्जन जो है वो क्रिएट किया जा सके। ठीक है। तो ये एक आर्टिकल आप लोगों को दिमाग में रखना है भाई, कि इस तरीके की भी एक चीज है। नाम वाम दिमाग में रखने की बेहद जरूरत है। ठीक है। ये देख सकते हो भाई, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। पेरोक्सोवाइड सोलर सेल जो है वो अंदर, उसके अंदर रोड रिफ्लेक्टर लगाया जाएगा पूरी तरीके से, और वो इस तरीके से काम करेगा पूरा। इसमें सेल्स को कनेक्ट किया जाएगा। इसमें जो है करीब 6 सेल्स को जोड़ा गया है सीरीज कनेक्शन में, इस मटेरियल का इस्तेमाल करके, क्योंकि बहुत ही लो कार्बन बेस्ड रहेगा। अगला आता है भाई नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स गूगल की वजह से अभी न्यूज में आया है, क्योंकि टोकन को शामिल करने के लिए प्ले स्टोर होता है ना जो, वहां पर एक नॉन फंजिबल टोकन्स की पॉलिसी लाई है। ठीक है। बात क्या है, इन्होंने यहाँ पर, गूगल ने ये बोला है कि भाई जितनी भी आपकी गेम्स है प्ले स्टोर पे, आपको पता है गेम्स कितनी सारी होती है प्ले स्टोर पे, तो वो जितनी भी हमारी गेम्स है प्ले स्टोर पे, वहां पर आप उसके लिए क्या कर सकते हो, डेवलपर्स को ये बोला है, आप उसको बेच सकते हो, खरीद सकते हो, और उसको टोकन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे नॉन फंजिबल टोकन होते हैं। अब ये नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, कैसे टोकन्स होते हैं जो कि बहुत ही यूनिक होते हैं, अद्वितीय, जो ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं, और इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार हो गया, आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, दोबारा नहीं कर सकते हो। ब्लॉकचेन की तरह काम करते हैं, आपने एक जगह से दूसरी जगह इसको सेल कर दिया, तो इस तरीके से ये काम करते हैं।
ठीक है भाई, तो इसको भी आप लिख लो यहाँ पर। नॉन फंजिबल टोकन्स की डेफिनेशन, नॉन फंजिबल का मतलब होता है कि भाई जैसे मनी होते हैं ना, आप मनी के, आप 10 रुपए का सामान लिया और 10 रुपए दिया आपने, तो 10 रुपए यहाँ पर आप कुछ सामान खरीदोगे उसका। यहाँ पे ऐसा मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर आप जो है आप सीधे तरीके से ना एक बेच रहे हो गेम के बदले गेम, बस ऐसा। ठीक है भाई, इसको मनी के लिए आप खरीद भी सकते हो क्रिप्टो करेंसीज की जगह, डिपेंड करता है कि भाई इसमें सरकार यहाँ पे क्या करना चाहती है, तो वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। वो खरीद भी सकते हो इसी प्रकार से इसके लिए। तो ये है भाई, इसमें एक याद रखना है इस तरीके से। नॉन फंजिबल टोकन 2021, जब वो अपना आर्टिस्ट लोग इसको यूज करने लग गए थे, उसी समय ये बहुत ज्यादा न्यूज में आया था। और अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसे कहती है, ये एक पॉपुलर टर्म है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, है ना। तो ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी होती है, इसका अर्थ क्या होता है आप समझो एक बार, बहुत सिंपल लैंग्वेज। एक ऐसा ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉक कर दो, ऐसा चेन बना के ब्लॉक कर दो कि भाई कोई भी उस सिस्टम को ना चेंज कर सकता है, ना हैक कर सकता है, ना ही उसका डुप्लीकेट बना सकता है, ना उसको मैनिपुलेट कर सकता है। देखो इधर, पढ़ो इस पूरी लाइन को अच्छे से, समझो सामने। वित्तीय लेन देन का डिजिटल बही खाता है जिसमें आप कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को वितरित और प्रतिलिपित, डुप्लीकेट और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक नया एक सिस्टम पूरा तैयार किया हुआ, जो आप इंफॉर्मेशन को आप कहीं नहीं रोक सकते हो, मतलब आपने एक अपना तैयार कर लिया, आप उसका कोई डुप्लीकेट नहीं बन सकता, उसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है कि भाई आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप एक ही जगह पे रखोगे, शेयर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, मना नहीं कर रहे आप, पर वो एक ही नेटवर्क में शेयर होगा, एक ही कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर होगा, एक ही कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी तरीके चल रहे हैं, केवल उन्हीं में उसको शेयर किया जाएगा, उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कभी एक श्रृंखला में ब्लॉक बदला गया, तो तुरंत स्पष्ट हो गया था कि भाई इसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई, क्योंकि हैक तो हो ही नहीं सकता सिस्टम। इसे कहते हैं हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ। अमृत भारत स्टेशन भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही अच्छा है, मेरा तो भाई पर्सनल फेवरेट सा टॉपिक है ये। तो क्या है कि भाई अमृत भारत स्टेशन में, इसमें क्या किया जाता है कि भाई रेलवेज को बहुत ही खूबसूरत बनाया जाएगा, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि भाई भारत के रेलवे भी एयरपोर्ट जैसे दिखेंगे। वाह, क्या बात है, कि भारत के रेलवे एयरपोर्ट जैसे लगने लगे। चलो खैर, ये बहुत दूर की बात है, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई रेलवेज भी ऐसे दिखेंगे, मतलब बात यहाँ पे ऐसी कुछ की गई थी। तो साउथ के रेलवेज में 90 स्टेशनों को इसमें सिलेक्ट किया गया अमृत भारत स्टेशन में, जहां पर जो फैसिलिटीज होती है रेलवे स्टेशन पर बहुत बढ़िया कर दी जाएंगी। मतलब आपके लिए अलग से लेन होगी, फिजिकल डिसेबल्स लोगों के लिए अलग लेन होगी, जितने भी साइन बोर्ड्स होते हैं, सिग्नल होते हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से चलेंगे, हर जगह एलईडी बोर्ड्स लगाए जाएंगे। जैसे होता है ना एयरपोर्ट पे बढ़िया मजेदार 5 स्टार वाली फीलिंग जो आती है एकदम, वैसी फीलिंग यहाँ पर आपको आएगी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, काम वाम शुरू हो रहा है इसका। मास्टर प्लान है ताकि आपको जो अभी फैसिलिटीज मिल रही है उससे 200 गुना बढ़िया फैसिलिटीज दी जाए, और इसकी जिम्मेदारी हर एक जोन के रेलवेज को दिए गए हैं। 18 जोन है भारत में रेलवे के, यहाँ पर पूरा का पूरा इसको तैयार किया गया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से एक पूरा सिस्टम तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये देखो भाई, पढ़ो इधर। ये कह रहा है कि इस मॉडल में कम लागत से और चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें ध्यान दी जाएंगी, पढ़ते हैं भाई, देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है भाई स्टेशन पर। रूफ प्लाजा, बहुत बढ़िया बात। फ्री वाईफाई मिलेगा, चाहिए भाई, सबको चाहिए, बहुत जरूरत है इसकी, मिलनी चाहिए। 5G के नेटवर्क नहीं आते यार, आते ही नहीं है 5G के नेटवर्क, चाहिए पर आते नहीं है ना। ठीक है, तो 5G के नेटवर्क तैयार होंगे। और उसके अलावा भाई कि भाई पूरे रोड को चौड़ा करो, डिजाइन कुछ ऐसे बनाओ, जो पेडिस्ट्रियंस है, मतलब जो चलने वाले लोग हैं, उनके लिए अलग से पाथवे होना चाहिए, वेटिंग हॉल्स होने चाहिए, फैसिलिटीज, कैफेटेरिया,
कैफेटेरिया समझते हो, मतलब कि भाई खाने पीने के लिए अलग से रेस्ट रूम वगैरह, फर्नीचर हो जहाँ पे भी सब कुछ रेस्ट रूम वगैरह बना रहे हैं, हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाओ, डिसेबल्ड लोगों के लिए अलग से एक रेलवे बोर्ड का बनाया। तो ये सब चीजें अमृत भारत स्टेशन में करी जा रही हैं। तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि अमृत भारत स्टेशन जो है वो क्या है। ऑब्वियस सी बात है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ही शुरुआत करी है, तो ये आपका अमृत भारत स्टेशन का पूरा एक आर्टिकल दिमाग में रखना है। ठीक है। आज के क्वेश्चन भाई, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में बना हुआ है, तो उसी के ऊपर सवाल है। सारी की सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई हैं। ये सिर्फ बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है जहाँ पे भाबर और तेरई मिक्स करके आपको देखने को मिले। इंडिया नेपाल के बॉर्डर में, चंपारण बिहार में, गंडक नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला कि गंडक नदी के किनारे है। रॉयल चितवन नेशनल पार्क में बना हुआ है, गंडक रिवर साथ में फ्लो करती है। ठीक है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि नेशनल पार्क ये दोनों ही आपको कहाँ मिलेंगे? बिहार में। ठीक है। तो याद कर लेना इसको। टाइगर प्रोटेक्शन के लिए पूरा एरिया है, एग्जाम में से सवाल बन सकते हैं। लास्ट आता है भाई, अभी किसको हाल फिलहाल में लीजन ऑफ द ऑनर का अवार्ड दिया गया? आप सभी लोग जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। क्योंकि क्योंकि अभी वो कौन से दौरे पे गए हुए थे? फ्रांस। फ्रांस क्यों गए थे? बेस्टाइल डे की परेड में शामिल होने के लिए। और बेस्टाइल डे की परेड में शामिल हुए हैं, हमारी साथ में पंजाब रेजिमेंट भी गई थी, है ना। तो यहाँ पर बेस्टाइल डे 14 जुलाई, जो कि जुलाई फ्रांस का एक इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से लीजन ऑफ द ऑनर का उनको एक वहां का, जैसे हमारे यहाँ का भारत रत्न होता है, फ्रांस का लेजेंड ऑफ द ऑनर होता है, वो उनको यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी को इजिप्ट का भी मिला, ऑर्डर ऑफ द नाइल पहला। फिर दूसरा उनको फ्रांस का मिला। तीसरा उनको पपुआ न्यू गुयाना का मिला। तो ये सब अवार्ड्स उनको हाल फिलहाल में दिए गए हैं। ये तीनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको क्या दिया गया है? सूरीनामे का अवार्ड। सूरीनामे जो कि साउथ अमेरिका में एक देश है। ठीक है, वेनेजुएला के साथ। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, कहाँ पे क्या चीज पड़ती है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, ये सब हमसे पूछा जाए। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक सभी लोगों को? इस पूरे को लर्न करना, सारी चीजों को लिख लो, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंप्लीट करना भाई। और सारे आर्टिकल्स आप लोगों ने पढ़ लिए। कोई दिक्कत हो, कुछ भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। सारी चीजों को मैं हर वीडियो में उसका आंसर देती हूँ, और कभी कभी पॉसिबल होता है तो मैं वहां पे रिप्लाई भी करके बता देती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज। कोई भी समस्या है डायरेक्टली पूछो मुझसे। मेरा नाम है आयुषी मदान, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप कोई भी समस्या है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।